व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम शुरू करने जाने वाले हैं क्या। तो हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा सेक्शन जो हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा जनरल पार्ट, जिसमें हम समझेंगे कि अकाउंट्स के पूरे थ्योरी क्या है और अकाउंट्स के पूरे न्यूमेरिकल्स क्या है, क्वेश्चंस क्या है और क्वेश्चन बेस्ड आंसर और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले। देखो, हम समझेंगे कि दो कैटेगरीज को बांटा गया। पहला प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कंपनीज पार्टनरशिप, एनालाइजिंग ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि तुम समझ सकते हो, मान लो हमारे पास जो बुक है, उस बुक से हम तीन कैटेगरी निकालते हैं। पहला पार्टनरशिप की कैटेगरी, यानी कि पार्टनरशिप का पूरा अकाउंटिंग बेस। दूसरा हम निकालें कंपनी का अकाउंटिंग बेस। तीसरा हम निकाले कंपनी के बाद जो बैलेंस शीट बनता है, उस बैलेंस शीट को कैसे देखा जाता है। और चौथा आएगा मेरा कैश, यानी कि कैश बुक हमारा कंपनी के अकाउंट में आती है और एनालाइजिंग में हमारा कैश बुक के अकाउंट में आती है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में समझना है तो इसको अलग तैयार करेंगे ताकि तुम्हें और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो हम इसे तीन भाग में कन्वर्ट किया है। पहला पार्टनरशिप, दूसरा कंपनीज और तीसरा एनालाइजिंग रिस्क। तो देखते हैं कि इस पार्ट में हम कन्वर्ट क्या करते हैं। हम इस बुक से शुरू करने वाले हैं कि ये बुक हमें प्रोवाइड किया गया है हमारे ट्यूशन के द्वारा, और इसी बुक से हम शुरू करेंगे पूरे के क्वेश्चन और पूरे आंसर्स एसटीसी। देखो, ये हमारे ट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे ट्यूशन से एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे होता है। हम इसी से ट्राई करेंगे कि तुम्हें ये और चीज समझ में आए और इसके बेस से समझ में आए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो देखते हैं, सुनिए। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। मेनली तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते करिए पहले। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम ये समझते हैं कि सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, हम वर्ड से ही समझ रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे के लिए नहीं बल्कि किसी सर्विस को देने के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा हॉस्पिटल है जहां तुम इलाज करवाने जाते हो। उस हॉस्पिटल में जो चैरिटेबल कंपनी होती है, या फिर मान लो तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, क्या तुम सरकारी हॉस्पिटल में पैसा देने जाते हो? हाँ, देने तो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा समझते हैं, तुम कोई स्पोर्ट्स क्लब में जाते हो, ज्वाइन करते हो स्पोर्ट्स क्लब या फिर क्रिकेट क्लब ज्वाइन करते हो। उस क्रिकेट क्लब में जो लोग होते हैं, जो उस क्रिकेट क्लब को बनाते हैं, क्या वो लोगों से पैसा लेने के लिए बनाते हैं या फिर लोगों को सर्विस देने के लिए बनाते हैं? पहले ये बताओ। मान लो ये स्पोर्ट्स क्लब और तुम्हारे पास स्पोर्ट्स क्लब है, ये 9 लोग पढ़ते हैं या फिर 9 लोग एकेडमी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो क्या ये स्पोर्ट्स क्लब 9 लोग से पैसा ले? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब इस 9 लोग को हम सर्विस देते हैं। किस चीज का? तो क्या कह सकते हैं, तो ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग फ्री होता है, टूर्नामेंट फ्री होता है, जो फ्री होता है, ये हमारे बिजनेस का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यानी कि ऐसे कंपनीज जो बिना पैसे लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। जस्ट एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। और भी सारे बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे एजुकेशन लोन, एजुकेशन स्कूल्स। स्कूल्स के बारे में तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो लोग होते हैं गारंटीड क्रेडिट्स, या फिर समझते हो कि स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है, क्लब में क्या होता है, और तुम्हारे एजुकेशन में, तुम्हारे हेल्थ में, तुम्हारे सिस्टम में तो जितने भी चीजें होती है, चैरिटेबल कंपनी होती है, वो सारे हम इसमें ला सकते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अब ये बताओ सर, हम इसे पहचानेंगे क्या कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? तो देख, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पहचानने के लिए मेनली बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसे पहचानने के तरीके क्या होंगे। तो फर्स्ट जाएगा क्या, यहाँ लिखा गया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज द इंडिपेंडेंट एंटिटी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो अपने द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट एंटिटी। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा लिखा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
फिर क्या आ सकता है तीसरा, तो तीसरा आएगा दिस ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ डोमिनेशन। अच्छा तुम ये बताओ, जब हम फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो किसके बेस पे चल रहा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जब पैसा किसी लोगों से लेते ही नहीं है, जब हम इन लोगों से पैसा ले ही नहीं रहे हैं, तो ये फॉर्म चल कैसा रहा है? तो इसी की वजह से, क्योंकि जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो डोनेशन ही करते हैं और मास्क में डोनेशन करते हैं। सब्सक्रिप्शन ले, मान लो यहाँ पे 1000 लोग हैं और 1000 लोग मिलकर एक मंथ में 1000 रुपए भी दे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1000 इंटू 1000 बराबर कितना हो सकता है? 1 2 3 1 2 3 1। बस वही है कि चैरिटेबल कंपनी के पास पैसा इसलिए आता है क्योंकि उसके पास डोनेशन है, उसके पास रेंटेड है, उसके पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, उसके पास सब्सक्रिप्शन है एंड ग्रांटेड है। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चैरिटेबल कंपनी में जो डोनेशन आती है वो लोगों के द्वारा की जाती है। देखिए एक बात याद रखना कि चैरिटेबल कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, प्रॉफिट उसके अंदर आती है, लेकिन उस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट आया है, अगर मान लो कि प्रॉफिट से 1 लाख बच गया, बाकी सब खर्च हो चुका है, तो इस प्रॉफिट को ये वापस इसके पास नहीं दे सकता है डिविडेंड के रूप में, क्योंकि ये पैसा, ये प्रॉफिट दिया है डोनेशन के रूप में, तो ये जो पैसा आएगा वो इसके पास रहेगा। और इसके पास कब तक रहेगा? जब तक इसके पास हम सर्विस ले रहे हैं और इसके पास रिजर्व के रूप में पैसा रहा है। ठीक है, रिजर्व के रूप में पैसा रहा है। फिर आता है कि द fulfill legal requirement and have control and fund the organization proper अकाउंट्स का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। तुम ऐसा समझ सकते हो कि जब कोई पार्टनर्स, या फिर तुम ऐसा समझो कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो इसमें सेंट्रल एंटिटी भी होती होगी, इसमें ट्रीटमेंट भी होती होगी, इसमें बैलेंस शीट भी बनती होगी, क्योंकि इसको भी चाहिए होगा कि हम जब लास्ट के एंड में 1000 करोड़ का खर्चा किए हैं, तो उस 1000 करोड़ का खर्चा हम कहाँ कहाँ किए, हमारे पास पैसा कितना बचा, हमारे जो ये जो संस्था है, ये संस्था कितना ग्रोथ किया, ये संस्था कितना लॉस हुआ, अब कितना लॉस में गया, कितना हमने रिजर्व किया, कितना हमने रिफंड किया, इन सब का जानकारी भी तो होना चाहिए ना। तो इसी से और इसी के लिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये भी प्रॉपर रूप से, या फिर ऐसे ये भी प्रॉपर रूप से लीगली इंस्ट्रक्शन और रिक्वायरमेंट बता दिया फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट। फिर क्या था, the responsibility to manage such organization is given to such people। वो जो लोग थे, यहाँ पे जो लोग थे 50 लोग थे ना डोनेशन के रूप में, उसी की जिम्मेदारी है और उसी के पास ये जिम्मेदारी है कि ये जो 50 लोग है, इसका जिम्मेदारी है कि इस फॉर्म को चलाए, और ये जो फंड है इसका जिम्मेदारी फ्री में गारंटी याद रखा। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू responsibility institution are generally not on condition basis। जब हम जब सोल प्रोप्राइटरशिप पर है, हम जब कंपनीज पर है, जब हम पार्टनरशिप करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हम डेबिट और क्रेडिट का यूज करते हैं। डेबिट यानी कि हमारे पास पैसा गया, और क्रेडिट यानी कि हमारे पास पैसा आया। लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है रिसीट एंड पेमेंट, अब एक्सपेंडिचर एंड इनकम, और सीधा उसके बाद बैलेंस शीट बन जाता है। यानी कि जो जनरल एंट्री तुमने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का, जस्ट उसका हटकर आता है, सबसे हटकर आता है। हम इसको बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन और जनरली नॉट कहता है क्या, these institutions are established to development of improvement of education, improvement of society welfare, improvement of level of society। यानी कि देखो
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, किसके बेस पे बना है? तो इसका मानना है कि जब हम अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं फ्री में, तो लोगों के पास ये मौका हो जाता है कि वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग गरीब हैं वो लोग अमीर बन सकते हैं, तो वो लोग कहीं आगे जाकर अच्छी पोजीशन पर शिफ्ट हो सकते हैं। और उसी से ये हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हमें ये लेवल ऑफ बिजनेस को बढ़ाते हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, वेलफेयर एंड सोसाइटी लेवल्स। देखना थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा तो देख लेना। तो देख, हमने समझा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को डेवलप करता है। फिर उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है तो द गुडविल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द सोशल वर्क डिसाइडेड। देखो, हमारे जो गुडविल होते हैं, तुम अभी आगे जाकर देखोगे कि पार्टनरशिप की गुडविल होती है, कंपनीज की भी गुडविल होती है और इसकी भी गुडविल होती है। तो गुडविल को इसके अंदर मेंटेन करने के लिए जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोसाइटी, यानी कि ये जैसा ये जैसा सर्विस इस लोगों को देगा और ये लोग जैसा इंस्पायर होंगे और उसी से इसका गुडविल बनेगा। तो सीधी सी बात है, बाहरी लोग इससे कंट्रोल करते हैं, इसकी गुडविल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमने देखा क्या, तो ये बना क्यों और इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो इसको पहचानने का तरीका मेनली यही, इंडिपेंडेंट इंटीग्रिटी, फ्री सर्विस, फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट, responsibility of fulfill institution and the development of each and every person, और फिर आता है गुडविल एंड सोसाइटी की डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव भी तो कुछ होता है ना, कि ये क्यों बना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री सर्विस। इसका फ्री सर्विस देना होता है, पहला ऑब्जेक्टिव इसका फ्री सर्विस देना होता है। तुमने देखा कि जब हम फ्री सर्विस बोले तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है फ्री सर्विस देना। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है द मोटिव behind the establishment of such organization is one, improving the education and the level of society, यानी कि डेवलपमेंट। एक सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ चुका है, बोलिए। इसे सॉल्व करते हैं इस तरह से कुछ, कैसे बोलती, ये लगा है, ये आया है, फिर कहते हैं वो इधर, ये वो इधर, इससे 1 2 3 4 एक, ये लगा इसमें और ये कंप्लीट कितने हैं नीचे, जरूरत है तो वापस आ जाएगी, आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या था, improve improve social level and education level, हमारे सोशल लेवल और हमारे इम्प्रूविंग के मदद करते हैं। क्योंकि जब हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका मोटिव ही होता है कि हम अपने लोगों को इम्प्रूव करें, हम अपने सोसाइटी को इम्प्रूव करें, हम अपने जो बच्चे होते हैं, हमारे जिस जो बच्चे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हम इसको बनाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो ये हो जाएगा। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है क्या, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी, सोसाइटी की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। सोसाइटी की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। फिर आता है क्या लास्ट,
The objective of this organization is to entitle the people of society as well. सोसाइटी एंटाइटेड, इसको समझ रहे दोनों इंटररिलेटेड है। तो देखो हमने समझा ऑब्जेक्टिव, हमने समझा क्या इंपॉर्टेंस या फीचर समझ रहे हैं। फिर इसके बाद आता है क्या इसका डिफरेंस क्या, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो तुम इसको ऐसे ही समझ सकते हो, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव होती है, नॉन प्रॉफिट मोटिव होती है, और बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होती है। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा इसमें हम डीआर और सीआर लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें तो उसमें हम लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। फिर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जनरल ट्रेडिंग या फिर बहुत सारी चीजें बनती है, और उसमें से 3 चीजें बनती है, क्या क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। 4 तो ऐसा ही होगा, तुम डिफरेंस ऐसे निकाल। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो आप समझते हैं नेक्स्ट नॉन प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव तुमने समझा प्रॉफिट मोटिव किसे कहते हैं। प्रॉफिट मोटिव हम उसे कहते हैं जब कंपनी पैसे कमाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन को खोलती है। नॉन प्रॉफिट मोटिव किसे कहते हैं, तो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सर्विस देने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलता है तो उसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कैश बुक, दूसरा क्या होगा, दूसरा का मेमोरेंडम एंड डी तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो गया सैलरी एंड वेजेस। चौथा क्या होगा, चौथा हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। पांचवा, पांचवा क्या होगा मेंबर। छठा क्या हो सकता है, स्टॉक ट्रेड रजिस्टर। सातवां हो जाएगा। तो देखो ये जो सात है, ये सात है बट हम इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे होते हैं, कैश बुक बनते हैं, मेमोरेंडम ऑफ बुक बनते हैं, सैलरी बेस बनती है, स्टॉक रजिस्टर बनती है, मेंबर रजिस्टर बनती है, आउटलेट बुक बनती है, और अदर भी बनती होगी। अदर में क्या क्या आ सकता है, तो क्या डिमोनेशन ऑफ रजिस्टर सच फी रजिस्टर एंड एक्सेट्रा, ये सारे भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, बता सकते हो। देखो ऑब्जेक्टिव हो सकता है पहला अकाउंटेबिलिटी डोनेशन। जब हम कंपनी शुरू करते हैं तो हमारे पास फंड आते हैं, किसके बेस पे, तो डोनेशन के बेस पे। उस डोनेशन के बेस पे जो फंड आते हैं उसको ये देखना है कि क्या वो सही फंड है, क्या वो सही फंड नहीं है, क्या वो लीगल है, क्या वो इनलीगल है, इसको भी पहचानना होता है। दूसरा प्रॉपर कंट्रोल ऑफ ओवर द फंड, यानी कि बाहर से जो फंड आया है उसको कंट्रोल करना, प्रॉपर रूप से कहाँ यूज करना है, कहाँ एक्सपेंड करना है, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा हमको और एक्सपेंस और इनकम मिलेगा, उसको भी समझना होता है। बट एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट के एंड में जो कंपनी की होती है बैलेंस शीट, वो ऐसे ही इसमें भी बैलेंस शीट बनता है। तो उस बैलेंस शीट के द्वारा देखा जाता है कि क्या हमारा लास्ट के एंड में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे ये परफॉर्म किया, कैसे ये चला, कैसे ये खत्म हो, इसके बारे में फिर देखता है। फिर आता है क्या, तो कंपैरिजन ऑफ रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाता है कि पिछले साल हम कैसे हैं और इस साल हम कैसे हैं, इसके वजह से भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, तुमने देख लिया। अब देखो कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, दूसरा एक्सपेंडिचर एंड
इनकम। तीसरा क्या हो सकता है? बैलेंस शीट। जब हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखा, देखो हमने देखा रिसिप्ट, पेमेंट, एक्सपेंडिचर, इनकम और बैलेंस शीट। देखो तुमने सोल प्रोप्राइटर से कहा था कि हमने पहले जनरल एंट्री बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएल बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाया, लेकिन इसमें हम रिसिप्ट बनाएंगे, एक्सपेंडिचर बनाएंगे, फिर जाकर बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि इसमें 3 अकाउंट है और इन तीनों के बारे में हम देखेंगे गूगल, यानी कि ये सारे तीनों जनरल एंट्री है, तो इसके बारे में समझेंगे। कल तब तक के लिए बने रहिएगा। तो देखो आज हमने देखा क्या इसके बारे में, तो इसके बारे में देखा कि अकाउंटशिप क्या फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, यानी कि वन पर्सन ऐसे बोल सकते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसके मतलब इसका फीचर, इसका ऑब्जेक्टिव, इनका इंपॉर्टेंस और इसको समझो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट होगा मेरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स। इसकी भी जनरल एंट्री होगी और इसकी जनरल एंट्री भी हम देखेंगे अगले क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना ही देखिए क्या होता है फंडामेंटल ऑफ सिक्स। तो देखो पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। देखो जब हम कोई भी दो व्यक्ति मिलकर, जब कोई दो व्यक्ति मिलकर अपने लिए पार्टनर्स का या फिर अपने लिए कंपनी बनाते हैं, तो ऐसा समझो जब दो व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, और इस दोनों के बीच समझौता हुआ कि हम दोनों मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा समझौते से तो ये कंपनी है और इसी को हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी हमारा पार्टनरशिप कहलाएगा। तो सीधी सी बात है कि हम पार्टनरशिप किसे बोलेंगे, तो पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म उसे बोलेंगे जो दो व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए होंगे, उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। लेकिन इसके फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि इसको पहचानने के क्या, तो पहला क्या हो सकता है, ये हुआ मोर पर्सन, मोर पर्सन कितना, तो 50%, याद रखना 50%, और 50 यानी कि 50 लोग इसकी हाईएस्ट होते हैं पार्टनर्स। दो पार्टनर्स मिनिमम होती है और हाईएस्ट 50 होते हैं, लेकिन तुम्हारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कहा गया है कि हम इसमें लिमिट नहीं रखते, लेकिन तुम्हारे जो ऐसा तुम समझ सकते हो पार्टनरशिप एक्ट में, तुम्हारा 32 एक्ट में उसमें दिया नहीं गया है कि तुम्हारा मैक्सिमम तुम्हारा क्या हो सकता है लिमिट, या फिर कितना लिमिट होगा तुम्हारे पार्टनर्स का, लेकिन तुम्हारे कंपनीज एक्ट में दिया गया है कि तुम्हारे मैक्सिमम, या फिर तुम ऐसे बोल सकते कंपनी एक्ट 2013 के तहत बोला गया है कि तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट होगा 100, यानी कि 100, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने फायदा उठा लिया। तो इससे बचने के लिए फिर चेंज हुआ कि कंपनी एक्ट 2014 सेक्शन रूल 10, और उसके तहत बोला गया कि हम 50 रखेंगे मैक्सिमम लिमिट, इससे ऊपर गया तो हमें कंपलसरी होगा कि कंपनी अकाउंट बना लेनी चाहिए। फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होगा लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस ये लीगली बनेगी, लीगल होगा, और लीगल का मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकें, लीगल का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के रूप में, गवर्नमेंट के नजरिए से वो लीगल। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये बनाया लेकिन तुम अब दारू बना रहे हो, तो वो दारू इलीगल है लेकिन ये लीगल है, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लीगल होनी चाहिए, और इसी को हम बोलेंगे ये लीगल बिजनेस। फिर तीसरा क्या हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव क्या, तो बिजनेस हमने अभी पढ़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन प्रॉफिट था, वो उसके प्रॉफिट मोटिव नहीं था, लेकिन इसका प्रॉफिट मोटिव है, इसकी मेनली पर्पस है कि पैसा कमाना है, और पैसा कमाकर हम कैपिटल के रूप में हम पार्टनर्स को डिविडेंड, फिर नॉन प्रॉफिट मोटिव हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, तो हो सकता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि तुम ऐसा समझो
जब ये दो पार्टनर्स बनेंगे और इन दोनों के कैपिटल इसके पास आएगा, तो ये जब प्रॉफिट कमाएगा और इसके प्रॉफिट को इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको कैसे किया जाएगा? उसको बेहतर करना है ना, तो उसको करने के लिए हम शेयर करते हैं प्रॉफिट मोटे, और ऐसा भी करना है। इसको देखेंगे अगले क्लास में, जो हमारा रहेगा जनरल एंट्री का क्लास। इसके बाद देखते हैं कि एक्सटेंशन या फिर लीगलिस्टिक सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, फिलहाल नहीं होती है, लेकिन एलएलबी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स होती है उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं आ सकता है। लास्ट टाइम आई डिड ये एक्ट कौन से में थे, कौन से एक्ट चलते हैं, तो 1922 यानी कि पार्ट 92 के वक्त ये बनाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या होंगे, इसके अंदर क्या क्या ओके। फिर देखो कि एलएलबी क्या होता है, एलएलबी को भी समझना है। एलएलबी क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने एक दो रुचि लाए थे, गवर्नमेंट ने एक समझौता लाया था कि अगर तुम्हें मन नहीं हो कि पार्टनरशिप एक्ट बनाए या फिर पार्टनरशिप फॉर्म बनाए जिसमें हम अपना कैपिटल को लिमिटेड रखें या फिर अनलिमिटेड रखें, जब हम पार्टनरशिप पर गए थे उसमें हमारा जो कैपिटल है वो अनलिमिटेड था, यानी कि उसमें हमारा जब प्रॉफिट या फिर हमारा जो ये कंपनी लॉस में जाएगा या फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो उस समय हमारा प्रॉफिट और हमारे कैपिटल का प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस की प्रॉपर्टी दोनों मिलकर हम अपनी लायबिलिटी को चुकाएंगे। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में होता है कि हम और हमारे जो बिजनेस होते हैं उस बिजनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ जाती है, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं जाती है, हमारे प्रॉफिट नहीं जाती है। हमारी प्रॉपर्टी कब जाएगी? जब हमारा प्रॉपर्टी अनलिमिटेड में जाएगा। ठीक है, तो पहला इसको बोल सकते हैं कि एलएलबी हम क्या कहेंगे? एलएलबी हम उसे कहते हैं जो मेनली कंपनी एक्ट 2000 सॉरी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत बनी, पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत बनी हो, उसे हम कहेंगे एलएलबी। हाँ, एलएलबी का मेन मोटिव है कि पार्टनर्स को लिमिटेड लायबिलिटी करवाना। तो पहला क्या हो सकता है इसका फीचर्स? इसका फीचर्स हो जाएगा इट इज लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी जस्ट लाइक कंपनीज। सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा क्या हो सकता है? तो एक्ट 208। तीसरा नो नो अप्लाई। जब ये एक्ट ही इसमें लागू होगा तो ये कैसे अप्लाई? ये अप्लाई कहाँ होगा? जब हम अनलिमिटेड लायबिलिटी को पास में कर रहे होंगे तब। फिर क्या हो सकता है? तो 40 लाख से ज्यादा एवब गया किसी भी पार्टनर्स का या फिर किसी भी फॉर्म का, तो उसमें हम अपना कंपनी चेंज कर देंगे और उसमें हम अपना कंपनी ट्रांसफर करके हम कंपनी में बनाएंगे, फॉर्म को ट्रांसफर करके कंपनी में बनाएंगे। यहाँ हुआ हमारा ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एलिमेंट। और अगर डीड क्या, डीड का मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो जब पार्टनर्स और दूसरे पार्टनर्स के बीच में जो समझौता है होता है, उस समझौते के बीच में जो रिटेन एग्रीमेंट बनती है, जैसे एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो जब तुम और तुम्हारे जो डोनेटर होते हैं जमीन खरीदने जाते हो, तो तुम्हारे पास जो तुम और तुम्हारे जो जमीन खरीदने वाले लोग हैं वो हम बेचने वाले हैं और वो खरीदने वाले हैं। तो हम जो बेचने वाले हैं हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम अपना जमीन बेच रहे हैं, हम अपने जमीन में हम अपनी जमीन को ठोस और आवाज में बेच रहे हैं, जब उसी को हम बोल सकते हैं इसमें पार्टनरशिप डीड। इसमें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हो सकता है? तुम्हारा नाम, तुम्हारे फादर नेम, तुम्हारा पेन कार्ड का आईडी, तुम्हारा आधार कार्ड का आईडी, तुम्हारे बिजनेस का नेचर, तुम्हारे बिजनेस का अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारे गुडविल का फॉर्मूला, तुम्हारे जनरल एंट्री का फॉर्मूला, तुम्हारे एंड बहुत ऑफ दिस, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है जिसमें तुम बता सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ कैपिटल क्या है, रेट ऑफ क्या हो सकता है, इंटरेस्ट क्या होगा, लोन पर इंटरेस्ट क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा अबव बहुत सारी चीजें होंगी जिसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड हुआ ही, अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, उस समय क्या होगा? एक बात याद रखना, पहला तुम्हारा उस समय जो कैपिटल पर का इंटरेस्ट बन रहा होगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होगा?
जो तुम्हारे ड्राइंग पर का इंटरेस्ट बन रहा है वो भी नहीं देगा। यानी कि तुमने ड्राइंग किया तो तुम्हें पैसा वापस नहीं देना है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, जो तुमने प्रॉफिट प्रॉफिट मान लो तुमने कैपिटल लगाया 50,000, दूसरी ने लगाया था 10,000, तो उसके बीच में जो तुम्हारा प्रॉफिट सेलिंग रेशियो तो वो भी इक्वल हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है इक्वल। फिर क्या हो सकता है चौथा, तो चौथा हो सकता है तुम्हारा लोन पर का ब्याज 6% हो जाएगा। मान लो लोन पर का ब्याज डिसाइड नहीं किया था, तो मैंने तुम्हारा जो लोन होगा जब तुम कैपिटल दोगे लोन को अपॉन को लोन के बेस पे, तो उसमें तुम्हारा लोन का ब्याज होगा 6%। मेनली ये चार होते हैं और ये चार का चार एंट्री होती है। दोनों एंट्री होती है कैपिटल इंटरेस्ट, ड्यू एंट्री और ट्रांसफर एंट्री। इसका भी ड्यू एंट्री और ट्रांसफर एंट्री, इसका भी ड्यू एंट्री और ट्रांसफर एंट्री, इसका भी ड्यू एंट्री और ट्रांसफर एंट्री। लेकिन हालांकि ये होता है ये पीएल अकाउंट में आता है। फिर आता है रेम्युनरेशन। इसका भी जनरल एंट्री हम देखेंगे अगले क्लास में कि ये कैसे और कब होती है। एंड लास्ट एंड लिस्ट कि कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है फिक्स, एक होता है फिक्स में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से, करंट और कैपिटल। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में हम एक अकाउंट बनाते हैं। और एक बात, ये जो फंडामेंटल है इसमें हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, तो पीएल इसको देखेंगे आगे क्लास में। लेकिन एक बात याद रखना, जब हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में जस्ट लाइक वैसे ही, लेकिन इसमें पीएल के पहले, पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले और बैलेंस सॉरी पीएल के बाद बैलेंस शीट के पहले ये बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्योंकि जब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल कर दे देगा, तो इसके पास जब जाएगा तो माना जाएगा कि हमारा जो पार्टनर से उससे पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम पीएल अप्रोप्रिएशन कहते हैं कि ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन है हमारा पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पार्टनर्स के एक एक कैपिटल, तो इसमें बैलेंस शीट में हम भेज देते हैं, हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्या, ये हमारे यहाँ हुआ खत्म। तो फिर आता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है, तो गुडविल हमारा होता है वो गुडविल जो हमारे संस्थाओं के द्वारा बनाया जाती है। मान लो कोई फर्म है, ये फर्म है, इस फर्म ने किसी फर्म को खरीद लिया और इसके पास बहुत सारे लोग, इतना सारा लोग है, और ये लोग हमेशा जो भी सामान खरीदते हैं किसी से खरीदते, इससे खरीदते ही रहेंगे। और इसने सोचा कि हम इसको ही खरीद, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसने खरीद लिया, तो जब ये खरीदेगा तो इसके पास क्या क्या होंगे, कैसे बेचेगा, तो ये बेचेगा किसके बेच, इन लोगों के, कंज्यूमर के बेच, कि हमारे जो लोग हैं उसके कंज्यूमर कितने बिहेवियर होते हैं उसके बेस पे बेचेगा। और इसी को बोल सकते हैं कि गुडविल है। इसके अकाउंटिंग ट्रीट में तीन प्रकार के होते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, और क्या सकता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और होगा कैपिटलिज्म मेथड। ये तीन मेथड है और ये तीन मेथड को हम देखेंगे अगले आने वाले क्लास में। तब तक ये जितना ही बोलते ये क्या होता है, बस तुम्हें एग्जांपल समझना है, पिक्चर समझना है। देख लिया तुमने ये, इसके बाद देखते हैं क्या, जब हम पीएल एप्लीकेशन में चेंजेस करते हैं उसकी क्या अकाउंट होगी। देखो ये बहुत सारी चीजें, जनरल एंट्री मान लो तो इतना भी बचा हुआ है, बहुत सारी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारी चीजें।
देखो इसको हम क्या सोचते हैं, देख लो एक बात याद रखना, अब इसके आगे जितने भी चीजें वो सबसे जुड़े हुए हैं, क्या क्या, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, जब पार्टनर्स रिटायर हो जाएगा, जब पार्टनर डिसॉल्व हो जाएगा, जब कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा, जब कंपनी अमेलगेमेट कर लेगा, जब कंपनी में कोई पार्टनर नया आ जाएगा, जब कंपनी में पार्टनर्स डिस्प्यूट हो जाएगा, जब कंपनी वापस, इसमें क्यों होते हैं कारण, और इसके बीच में जो जो एंट्री होती है उसी के हम कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, उसकी फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके लीगलिस्टिक, और उसके दो दो जनरल, बस खत्म, दो ही जनरल है, बाकी सब फिनिश करवा देंगे। तो मेनली कुछ है नहीं, इतना है तुमको लग रहा है लेकिन है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, इसमें तुम्हें मेनली कुछ करना ही नहीं, लेकिन कंपनीज में पढ़ना ही, कंपनी में तुम मात्र इशू ऑफ शेयर पढ़ ले, इशू ऑफ शेयर पढ़ ले तो तुम्हारा डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर, ये क्या होता है, समझा तो समझ जाओगे। इशू ऑफ शेयर यानी कि ये कंपनी का बताया बारे में बता, जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उसके बीच में क्या क्या होती है, उसके बीच में क्या एंट्री आती है, उसके बीच में क्या क्या सॉल्वेंसी आती है, उसके बारे में बताना। इसकी दो एंट्रीज, दो मेथड होते हैं, क्या, लमसम, अच्छा, सब्सिक्वेंट, लमसम जो एक बार पेमेंट करता है, सब्सिक्वेंट जो टू करता है, इसमें आता है क्या क्या, बताओ बताओ बताओ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, फन कॉल्स, पांच होते हैं, कॉल्स, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, एक्सेट्रा। इसको पहचानने के तरीके, ये सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्या हो सकता है, लिबरलिस्टिक हो सकता है, इसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, और ये अपने प्रॉफिट को शेयर कर सकती है, किसी भी को कर सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चलो बहुत सारी याद हो जाएंगी। बस आगे तो जब जनरेटर देख लोगे तो इसके जो थे फीचर्स तुम्हें आराम से आ जाएंगे, बस तुम्हें देखने की बारी, इस वक्त सर्च खत्म ही हो जाएगा। कौन से एरियल होते हैं, कौन से एडवांस होते हैं, कौन से ओवर सब्सक्रिप्शन होते हैं, ओवर कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, उसके बारे में भी समझना है, उसके बारे में हम जनरल एंट्री में ही बात करेंगे कि जनरल एंट्री में कैसे इसको लिखा जाता है, और सब सब दो टाइम की है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि जो भी बिजनेस होती है उसकी कैसे चलने वाली बिजनेस होती है, और फिर दूसरा आता है क्या, दूसरा आता है मेरा एनालाइजिंग, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ एक बात याद रखना कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे इसमें इशू ऑफ शेयर्स में, तो उसका बैलेंस शीट बनता है टी फॉर्मेट में, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखा था और इधर अमाउंट आता है, और जो हम बनाते हैं इसमें, जो हम बनाते हैं थोड़ा पार्टनरशिप है उसमें हमारा बनता है एल सेट में, इधर और इधर, जस्ट लाइक वैसे ही जैसे कंपनी में बनता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसा ही बनता है जैसे कंपनी में बनता है, याद रखना। तो अब ये समझते हैं कि इसमें जितने भी कॉस्ट है एडियर, कॉस्ट है एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अदर बहुत होती है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री एक ही होगी, और इसके बाद क्या था, फॉरफीचर एंट्री, जब हम हमारा कोई शेयर्स जब्त कर लिया जाए, कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया जाए, तो उसका एंट्री क्या होगा, और फॉरफीचर का मतलब होता है कि हमारा जो एंट्री था, हमारा जो पैसा था वो जब्त कर लिए, और फिर उसी शेयर्स को हम वापस रिलीज कर दिए मार्केट के प्राइस, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो आता है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर एक लोन की तरह होता है, जब हम किसी भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अपना कुछ अमाउंट पे करते हैं, तब जाकर हम अपने, हमें कुछ डिबेंचर मिलती है या फिर हमें कुछ लोन मिलती है, प्रोवाइड मिलते हैं, हम कुछ गिरवी देते हैं तो हमें लोन मिलती है, लेकिन इस कंपनी में ये कहा जाता है कि जब तुम हमें पैसा दोगे तो हम तुम्हें एक सर्टिफिकेट देंगे, और उसी सर्टिफिकेट को हम कह सकते हैं ये डिबेंचर है, डिबेंचर एटलीस्ट 3 साल या फिर 10 साल के लेते हैं, और जो बड़ी बड़ी संस्था हो उसके लिए 30 साल होती है, मेनली इतना ही होती है। और इसके बाद आता है क्या कि रिडीम्शन, जब हमारा डिबेंचर हो गया पूरा तो उसे रिडीम कैसे, उसे वापस कैसे लें, उससे हम कह सकते हैं इसको डिबेंचर, यानी कि पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, तुमको लगता है कि बहुत हार्ड है लेकिन है नहीं, इसमें बहुत सिंपल सिंपल, थ्योरी तो बिल्कुल ही नहीं है, थ्योरी तो ना के बराबर है, तुम अगर सिर्फ तुम इलस्ट्रेशन कर लोगे, अगर सिर्फ तुम
एमसीक्यू कर लोगे, ऑब्जेक्टिव कर लोगे, क्वेश्चन से कर लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा ब्रदर, बेड़ा पार ही हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तुम्हारा अकाउंट्स। देखो ये तो छोटे से था इसलिए तुम्हें समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन जब मेरा क्लास कल आया उसमें बहुत लंबा क्लास चलेगा, बहुत लंबा, क्योंकि जनरल एंट्री है और सबकी जनरल एंट्री बनानी है। तो इसके लिए तुम्हें अभी से ही ये सारे कॉन्सेप्ट को एक बार गूगल पे या फिर कहीं भी जाकर चैट जीपीटी पे जाकर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि ये कैसे काम करता है, कैसे क्या है, कैसे नहीं है, क्यों है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में। तब तक के लिए हम आने वाले वीडियो में मिलेंगे, तो धन्यवाद। सो गाइस, धन्यवाद, वेलकम।